हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज मैं लीड कोड का 2573 करने जा रहे हैं। हार्ड मार्क्ड है। प्रॉब्लम इज़ गुड, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और जनरली मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जब बहुत बार ऐसा होता है कि हार्ड प्रॉब्लम्स में मल्टीपल हिडन प्रॉब्लम्स होते हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ देम। तो सीखने को अच्छा खासा मिलने वाला है। मोटिवेशन क्या है? अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री इज़ नेवर अफ्रेड ऑफ ब्रांच ब्रेकिंग। ऐसा क्यों? बिकॉज हर ट्रस्ट इज़ नॉट ऑन द ब्रांच बट ऑन हर ओन विंग्स। इसी तरह बिलीव इन योर ओन स्ट्रेंथ एंड द स्किल्स यू हैव बिल्ट। नो मैटर वॉट चेंजेस अराउंड यू, you have the power to stay flying. Okay, find the string with LCP. We define the LCP matrix of any zero index string word of n lowercase English letters as n cross n grid such that LCP of I comma j is equal to the length of the longest common prefix between the substrings word I से लेकर n माइनस वन एंड वर्ड j से लेकर n माइनस वन। ये सिंपल ये बोलना चाह रहा है कि एलसीपी जो मैट्रिक्स है ना, वो एक स्ट्रिंग का बनाया गया है, वो जिसका वेरिएबल का नाम वर्ड है ना। इस वर्ड में कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है। जैसे मान लेते हैं वर्ड इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, A B A C D। ये स्ट्रिंग था जिसका लेंथ n था। इसका ना एक एलसीपी मैट्रिक्स बनाया गया है n क्रॉस n ग्रिड का। अब एलसीपी का इसने डिफिनेशन दे दिया आपको कि एलसीपी का मतलब ये होता है कि अगर एल सी पी आई कॉमा जे इज इक्वल टू टू है, मान के चलते हैं, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ कि जो आपका वर्ड था ना, वर्ड, उसका जो सबस्ट्रिंग है आई से लेकर एन माइनस वन तक का, और इसी वर्ड का जो सबस्ट्रिंग है जे से लेकर एन माइनस वन तक का, ये जो दोनों सबस्ट्रिंग है ना, इन दोनों का जो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स है उसका लेंथ टू है। मतलब इनके स्टार्टिंग में शुरू के दो कैरेक्टर्स सेम रहे होंगे, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। ठीक है। गिवन अ n क्रॉस n मैट्रिक्स LCP, तो आपको LCP दे दिया है प्रॉब्लम में। रिटर्न द अल्फाबेटिकल स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग वर्ड, अल्फाबेटिकल स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग चाहिए आपको, वर्ड दैट कॉरिस्पॉन्ड्स टू दी LCP। मतलब इसमें उल्टा है कि आपको LCP दे दिया है और उससे आपको सबसे छोटा स्ट्रिंग निकाल के बताना है जो उस LCP को फॉलो करता हो। जनरली क्या होता है ना कि स्ट्रिंग दे दिया होता है और आपको बोलता है कि LCP निकाल के दिखाओ, है ना, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स निकाल के दिखाओ। बट यहाँ पर डिफरेंट है, उल्टा है प्रॉब्लम। If there is no such string, return an empty string. A string A is lexicographically smaller than string B. यहाँ पर बस ये पता है कि lexicographically smallest string कौन होता है, ये तो आप सभी लोगों को पता है। बट एटलीस्ट हमें ये समझ में आ गया कि हमें रिटर्न क्या करना है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखो, पहले वाले एग्जाम्पल को। यहाँ पर जो ग्रिड दे दिया है 4020030120200101, तो इसको अगर मैं ऐसे बनाऊँ 4020030120200101। तो अगर आप नोटिस करो, इसका बेस्ट आंसर, सबसे छोटा लेक्सिकॉग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ये है। और क्यों है वो आपका दिखा देता हूँ। ए बी है ना, इसको अच्छे से लिख देते हैं, A B इसका ये इंडेक्स जीरो है, इंडेक्स वन है, इंडेक्स टू, इंडेक्स थ्री है। अब देखो ये ना इस गिवन एलसीपी को फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है। देखो क्यों कर रहा है। अगर मैं देखूँ ज़ीरो वन टू, यहाँ पर होगा 0 1 2 3 1 2 3। तो देखो 0 2 में क्या वैल्यू है, टू है। मतलब ये बोल रहा है कि LCP ऑफ 0 2 इज इक्वल टू टू है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्ट्रिंग में ज़ीरो से लेकर n माइनस वन तक का जो सबस्ट्रिंग है ना, ये मेरा i है, ये मेरा j है, यानी कि i से लेकर n माइनस वन तक का जो सबस्ट्रिंग है, मतलब ये पूरा का पूरा ए बी और j से लेकर सब n माइनस वन तक का जो सबस्ट्रिंग है, j मेरा यहाँ पर टू है, मतलब टू से लेकर n माइनस वन तक का जो सबस्ट्रिंग है यानी कि ए बी, इन दोनों सबस्ट्रिंग का, ए बी और ए बी का सबस्ट्रिंग का सबसे बड़ा कॉमन प्रीफिक्स क्या है, देखो तो ये है ना ए बी, और इसका ए बी दोनों का लेंथ क्या है, टू है, तो इसीलिए यहाँ पर टू है। तो आपको इसका बेस्ट आंसर यही है, ए बी। ओके। इसी तरह बाकी एग्जाम्पल को भी आप देख सकते हो। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको मिले ही नहीं तो आपको रिटर्न एम्प्टी करना है। और यहाँ पर देखा जाए तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1000 है। देखते हैं हमारा अप्रोच क्या होगा, थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो मैंने वही वाला एग्जांपल ले लिया, तो जो लीड कोड का पहला एग्जांपल है ना, उसी को ले लिया। यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 है, मतलब ये 4 क्रॉस 4 वाला ग्रिड है। तो इस ग्रिड में आने से पहले ना, पहले देखते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है ना।
हमसे हमें एक्चुअली में रिटर्न क्या करना है फाइनली। मुझे इतना पता है कि अगर ग्रिड मेरा n क्रॉस n का है तो मेरा जो वर्ड होने वाला है, वर्ड जो मेरा होने वाला है उसका लेंथ n होगा। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ही स्टार्टिंग में बता दिया है। तो मुझे पता है कि मुझे एक 4 लेंथ का स्ट्रिंग बनाना है और इंश्योर करना है कि वो इस एलसीपी मैट्रिक्स को ओबे करना चाहिए। ओके, तो अभी तो मुझे पता ही नहीं है कि इस वर्ड में क्या क्या कैरेक्टर मुझे डालना है स्ट्रिंग को बनाने के लिए। तो अभी मैं कोई रैंडम सा कैरेक्टर डाल देता हूँ, डॉलर डाल देता हूँ, कुछ भी रैंडम डाल दो, है ना। बाद में मैं देखूंगा कि मुझे यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर भरना है। एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि जब भी मैं आपको बोलूँ लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स यानी कि एल सी पी ऑफ आई कॉमा जे, तो इसका मतलब आपके मन में होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। मैंने ऊपर बता दिया था, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आई से लेकर एन माइनस वन वाला जो सब स्ट्रिंग होगा और जे से लेकर एन माइनस वन वाला जो सब स्ट्रिंग होगा, इन दोनों के बीच का जो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स है ना, उसका लेंथ यहाँ पर स्टोर्ड होता है एल सी पी ऑफ आई कॉमा जे। और अगर इसका वैल्यू ज़ीरो है, इसका मतलब पता है क्या हुआ कि कोई कॉमन प्रीफिक्स है ही नहीं। मतलब स्टार्टिंग वाले का कैरेक्टर, स्टार्टिंग कैरेक्टर ही डिफरेंट हो गया ना, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स का वैल्यू ज़ीरो होगा। मतलब एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मान लेते हैं ए बी सी डी है और दूसरा स्ट्रिंग मान लेते हैं सी डी ई एफ है। तो देखो पहला ही करेक्टर अगर डिफरेंट हो गया तब तो प्रीफिक्स इक्वल होने की कोई कोई सवाल ही नहीं उठता। पहला ही करेक्टर डिफरेंट है ना। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एल सी पी आई जी कॉमा जे ज़ीरो ही होगा इनका। ओके, बस मैं एग्जांपल यहाँ पर दे रहा था। तो अगर ज़ीरो है मतलब एक भी करेक्टर इक्वल नहीं है, स्टार्टिंग करेक्टर ही पक्का इक्वल नहीं रहा होगा, तो आगे का देखने की ज़रूरत ही नहीं है अगर ये ज़ीरो है तो। हाँ, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ इसका मतलब पक्का कुछ करेक्टर्स सेम रहे होंगे। अगर अगर उसकी वैल्यू वन है तो मतलब एक करेक्टर इक्वल रहा होगा। अगर उसकी वैल्यू टू है तो शुरू के दो करेक्टर इक्वल रहेंगे। अगर उसकी वैल्यू थ्री है तो शुरू के तीन करेक्टर्स इक्वल रहे होंगे। ओके, तो ये बस आपके मन में ये पिक्चर बना लो कि एल सी पी ऑफ आई कॉमा जे अगर मैं कुछ बोलूँ तो कन्फ्यूज़ मत होना। आपके मन में एक पिक्चर बन जाना चाहिए कि एल सी पी ऑफ आई कॉमा जे का मतलब क्या है। चलो ठीक है। एक और ज़रूरी चीज़ प्रॉब्लम में क्या बोला कि जो भी आपका वर्ड होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ था ना, फाइंड द रिटर्न द अल्फ़ाबेटिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। तो ऑब्वियस सी बात है अल्फ़ाबेटिकली अगर स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है तो पहला कैरेक्टर जो है आप क्या डालना चाहोगे खुद से सोचो। अगर मैं आपको बोलूँ सबसे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बनाना, तो पहला कैरेक्टर क्या डालना चाहोगे। मैं तो बोलता हूँ पहला कैरेक्टर छोड़ भाई, मैं सब जगह ए डालना चाहूँगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, और क्या होगा, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। बट ऑब्वियस सी बात है आप ये नहीं कर सकते, हो सकता है वो ओबे नहीं करे आपके आंसर को, आपके गिवन एलसीपी को। ठीक है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि हाँ मैं कोशिश यही करूँगा कि स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट कैरेक्टर डालूँ। अगर ए नहीं डाल पाऊँगा तो बी कोशिश करूँगा, बी नहीं डाल पाऊँगा तो सी कोशिश करूँगा, एंड सो ऑन, क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग चाहिए। चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो पहला कैरेक्टर है, ये पहला जो इंडेक्स नंबर ज़ीरो है, तो अगर मैं आपको बोलूँ यार एल सी पी ऑफ ज़ीरो कॉमा ज़ीरो इसका मतलब क्या हुआ बताना ज़रा। एल सी पी ऑफ ज़ीरो कॉमा ज़ीरो का मतलब ये हुआ कि ज़ीरो से लेकर एन माइनस वन तक का जो सबस्ट्रिंग है, मतलब ये पूरा, ये मेरा आई है और ये मेरा जे, मतलब जे से लेकर यानी कि ज़ीरो से लेकर जो एन माइनस वन तक का जो सबस्ट्रिंग है वो उनके बीच का लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स क्या होगा वो बताओ। यार सिंपल सी बात है, देखा जाए तो अब दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों स्ट्रिंग एग्जैक्टली इक्वल है ना, क्योंकि इंडेक्स नंबर ज़ीरो से आप स्टार्ट कर रहे हो। ये देखो, ये भी इस इंडेक्स नंबर ज़ीरो से चेक कर रहे हो, ये भी इंडेक्स नंबर ज़ीरो से चेक कर रहे हो, तभी तो एल सी पी ज़ीरो कॉमा ज़ीरो यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पूरे लेंथ का जो, इस पूरे स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वो पूरा का पूरा कॉमन है, क्योंकि दोनों सेम सब स्ट्रिंग निकल कर आ रहे हैं। तो आप नोटिस करना एल सी पी ऑफ ज़ीरो कॉमा ज़ीरो एग्जैक्टली एन के बराबर होगा। देख लो यहाँ पर, ये रहा, ये तो हमेशा होगा, क्योंकि एल सी पी ऑफ ज़ीरो कॉमा ज़ीरो का मतलब ही हुआ कि आप ज़ीरो से लेकर एन माइनस वन वाले स्ट्रिंग को देख रहे हो, ये भी जीरो से लेकर एन माइनस वन वाले सब स्ट्रिंग को देखो, मतलब आप दोनों सेम स्ट्रिंग को चेक कर रहे हो। तो अब वैसे पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही सेम है, तो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स पूरा का पूरा लेंथ होगा स्ट्रिंग का, तो एन होगा। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख भी रहा है। तो चलो कम से कम इतना तो पता चल गया ना कि एल सी पी ज़ीरो कॉमा ज़ीरो जो है, ये जो है ये मेरा कम से कम ज़ीरो के बराबर तो नहीं है ना, थैंकफुली। तो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि भाई अगर ज़ीरो के बराबर नहीं है, ऑब्वियसली ये एन के बराबर है, मतलब इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, है ना। या फिर आप कह सकते हो इट इज सिंपली नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कुछ तो कैरेक्टर कॉमन रहा होगा दोनों के बीच का।
है ना। और या तो दोनों का एटलीस्ट पहला करेक्टर तो इक्वल ही रहा होगा, भले यहाँ पर ऑब्वियस है चारों के चारों करेक्टर इक्वल है, क्योंकि ऑब्वियस है दोनों मेरा सेम ही स्ट्रिंग को पॉइंट आउट कर रहा है, बट इतना तो गारंटीड है कि पहला करेक्टर तो इक्वल ही होगा, ये वाला करेक्टर। तो यहाँ पर मैं ऑब्वियस बात है कोई भी करेक्टर डाल सकता हूँ, कोई भी करेक्टर, बट मुझे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग चाहिए तो मैं यहाँ पर ए डाल देता हूँ। ओके, अभी थोड़ा वेट करना, अभी इंडेक्स 1 या 2 पर आएंगे ना तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा ये। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने इस इंडेक्स को तो फिल कर दिया, मैंने इस इंडेक्स को तो फिल कर दिया ना। अब इंडेक्स मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब देखो ध्यान दो, फिर मैं वही लालच दिखाऊंगा, मैं बोलूँगा कि यार मैं तो यहाँ पर भी ए ही डाल दूंगा क्योंकि मुझे सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग चाहिए। तो बट हमें देखना पड़ेगा कि क्या मैं यहाँ पर ए डाल भी सकता हूँ, है ना। तो अभी मैं यहाँ पर ए नहीं डाल रहा हूँ, बट मैं चेक करूँगा कि क्या मैं यहाँ ए डाल सकता हूँ। अगर नहीं डाल पाया तो क्या मैं बी डाल सकता हूँ, नहीं डाल पाया तो क्या मैं सी, एंड सो ऑन, ऐसे ही चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि इससे पहले हमने और भी करेक्टर तो फिल कर दिए थे। इस इंडेक्स नंबर 1 पर अभी मैं आया हूँ, तो इससे पहले हमने और भी करेक्टर फिल कर दिए थे इस स्ट्रिंग के, है ना। यहाँ पर पीछे जो इंडिसेस है, तो मैं उनके उनसे चेक कर पूछूंगा कि क्या यहाँ पर ए रखना सही रहेगा, ठीक है। और वो मैं क्यों पूछ रहा हूँ अभी देखो समझ में आ जाएगा आपको। अगर मान लेते मैंने यहाँ पर ए रख दिया, ठीक है, तो अब एक चीज़ नोटिस करो, इंडेक्स नंबर 1 से लेकर n-1 तक का जो सबस्ट्रिंग है, इंडेक्स 1 से लेकर n-1 तक का जो सबस्ट्रिंग है, 1 to n-1 तक का जो सबस्ट्रिंग है, और इंडेक्स नंबर 0 से लेकर n-1 तक का जो सबस्ट्रिंग है, इंडेक्स 0 से लेकर n-1 तक का जो सबस्ट्रिंग है, इसका वैल्यू मुझे देखना पड़ेगा एलसीपी में। देखो LCP 0,1 देखते हैं क्या है। LCP 0,1, अरे यार यहाँ पर तो 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर n-1 तक का जो सबस्ट्रिंग है और 1 से लेकर n-1 तक का जो सबस्ट्रिंग है, दोनों के बीच में कोई भी कॉमन प्रीफिक्स नहीं है। इवन स्टार्टिंग कैरेक्टर ही डिफरेंट है, तभी तो यहाँ पर 0 है ना, यहाँ पर LCP वाले टेबल में। तो देखो आपने यहाँ पर लेकिन गलती कर दिया, आपने यहाँ पर ए डाल दिया, और ये यह क्या है 1 से लेकर n-1 वाला जो सबस्ट्रिंग है, और ये क्या है 0 से लेकर n-1 वाला सबस्ट्रिंग है। देखो दोनों में स्टार्टिंग कैरेक्टर आपने सेम कर दिया, ये आप नहीं कर सकते, है ना। और ये मैंने पता कैसे किया, मैंने चेक कर लिया कि LCP ऑफ 0 कॉमा करंट इंडेक्स आई है आपका ना, ये इज इक्वल टू 0 है ना। इज इक्वल टू 0, इसका मतलब यहाँ जो भी करेक्टर रहा होगा वो आप यहाँ नहीं डाल सकते, ठीक है। तो चलो ये तो समझ में आ गया कि ठीक है मैं यहाँ पर ए को तो नहीं डाल सकता, तो अभी डॉलर ही रहने देते हैं। तो मैंने यहाँ पर इससे चेक कर लिया, इसने बोल दिया, इंडेक्स नंबर 0 ने बोल दिया नहीं भाई ए तुम नहीं डाल सकते, क्योंकि इंडेक्स 0 से जो भी सबस्ट्रिंग बना रहा हूँ मैं और इंडेक्स 1 से जो सबस्ट्रिंग बन रहा है, हम दोनों के बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं। LCP टेबल से जाके देख लो, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ, कोई और करेक्टर अगर मैंने फिल किया तो उससे पूछता हूँ। बट आगे मैं बढ़ा तो वापस मैं आई पर आ गया। तो आई से प्रीवियस जितने भी इंडिसेस थे मैंने उनसे चेक कर लिया, यहाँ पर मैं कोई वैल्यू नहीं भर पाया इधर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे यहाँ पर वैल्यू भरना पड़ेगा, बट मैं ए नहीं भर सकता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा वो देखो, मैंने यहाँ पर देख लिया था कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से कैरेक्टर जो मैं यहाँ नहीं डाल सकता, मुझे पता चल गया था कि मैं ए को नहीं डाल सकता। तो मैंने बोला मेरे पास ऑप्शन है ABCDEFG जो भी है, तो बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास, टोटल 26 लेटर्स हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन, टोटल 26 लेटर्स हैं। क्या मैं ए को डाल सकता हूँ, नहीं। तो ए इसको पॉइंट कर रहा है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये एंड सो ऑन, ये जेड है। तो ए के लिए मैं फॉल्स मार्क कर दूंगा कि ए को मैं नहीं यूज़ कर पाऊंगा इस इंडेक्स आई के लिए, ठीक है। सॉरी, ए को मैं ट्रू मार्क कर देता हूँ कि आई कैन नॉट यूज़ इट, मतलब यहाँ पर एक लिस्ट बना देता हूँ फॉरबिडन नाम से, फॉरबिडन, कि भाई इट कैन नॉट बी यूज्ड। बाकी देखो फॉरबिडन नहीं है ना, बस ये फॉरबिडन हुआ था ए वाला, ठीक है। तो मैं चेक करूँगा कि क्या मैं ए को यूज़ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, इसका फॉरबिडन का वैल्यू ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडेक्स आई से पहले वो ऑलरेडी यूज़ हो रखा है, और उस LCP के टेबल के हिसाब से मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर आई में ए नहीं रख सकता, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं बी पर आया, क्या मैं बी रख सकता हूँ, हाँ मैं बी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि देखो वो फॉरबिडन नहीं है, उसका फॉरबिडन का वैल्यू फॉल्स है। तो मैं यहाँ पर बी को डाल सकता हूँ आराम से। अब एक चीज़ नोटिस करो, बी को अभी मैंने डाला ना, तो अगर मैं आपसे पूछूं यार LCP ऑफ 1, 0 का वैल्यू क्या होगा,
तो पहले तो बताओ LCP ऑफ 10 का मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर n-1 वाला जो सबस्ट्रिंग है और 0 से लेकर n-1 वाला जो सबस्ट्रिंग, इसके बीच में कोई भी कॉमन प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए, उसका जो वैल्यू होगा वो यहाँ पर स्टोर्ड होगा, है ना। तो अगर देखो 1 से लेकर n-1 यानी कि इसकी बात हो रही है, ये है 0 से लेकर n-1 यानी कि इसकी बात हो रही है। दोनों के बीच का कॉमन प्रीफिक्स यानी कि ये और इसका प्रीफिक्स ये, ऑब्वियसली पहला ही कैरेक्टर अनइक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि LCP ऑफ 1,0 0 होना चाहिए। और एग्जैक्टली देखो LCP ऑफ 1,0 देखो 0 ही है, विच इज़ गुड। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, LCP ऑफ 0,1 भी लिखोगे तो बात एक ही है देखा जाए तो, क्योंकि LCP ऑफ 0,1 का मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर n-1 वाला जो सबस्ट्रिंग है, और ये 1 का मतलब क्या हुआ 1 से लेकर n-1 वाला जो सबस्ट्रिंग है, मतलब सिमेट्रिकल है, 1 0 या 0 1 बात एक ही है ना, क्योंकि दोनों बार सेम सबस्ट्रिंग यहाँ निकल कर आ रहा है, ये दोनों सबस्ट्रिंग यहाँ पर, ये दोनों सबस्ट्रिंग है, तो इसका आंसर 0 होगा। तो देखो 1 0 या फिर 0 1 हो, 1 0 इसकी वैल्यू 0 है, या फिर 0 1 इसकी वैल्यू 0 है। ओके, ठीक है। बड़े बारीकी से समझना हर चीज़ को, हर एक पॉइंट को सुनना जो मैं बता रहा हूँ, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी यहाँ से। चलो ठीक है, मैंने इंडेक्स नंबर 1 को भी फिल कर दिया है, अब थोड़ा सा इसको क्लीन अप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आया तो इंडेक्स नंबर 2 पर। अब मुझे फिर से मैं वही लालच दिखाऊंगा कि यार मैं यहाँ ए भर सकता हूँ क्या, ठीक है, क्या मैं यहाँ अगर ए भर सकता हूँ तो मुझे पहले पूछना पड़ेगा, इसके पहले मैंने जिन जिन इंडिसेस से पूछा है उनसे पूछना पड़ेगा कि यार मैं यहाँ रख सकता हूँ क्या ए, ठीक है। तो पहले इसके पास आऊँगा, इससे पूछूंगा कि यार अगर मैं यहाँ ए रखूँ तो बात बनेगी क्या, तो ये क्या बोलेगा कि पहले तो LCP वाला टेबल देख लो, ठीक है। तो LCP में ये कौन सा इंडेक्स है देखो, तो मैं किससे पूछने आया हूँ, इससे पूछने आया हूँ ना, इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स 0 है और मेरा करंट इंडेक्स आई है ना। तो LCP 0,i पर चलते हैं, आई का वैल्यू अभी 2 है तो 0,2 पर चलते हैं, 0,2। ये देखो 0 के बराबर नहीं है ना, ये देखो 2 के बराबर है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि कॉमन कैरेक्टर हो सकता है ना, कैरेक्टर्स कॉमन हो सकते हैं, मतलब कॉमन, क्योंकि कॉमन प्रीफिक्स है, कॉमन प्रीफिक्स वाले यहाँ पर 2 है, मतलब 2 कॉमन कैरेक्टर्स रहे होंगे, बट दो दो अभी नहीं देखो, बट एटलीस्ट इतना तो पता है ना कि भाई एटलीस्ट एक कैरेक्टर तो कॉमन रहा होगा, मतलब यहाँ पर अगर ए है तो यहाँ पर भी ए लिखा जा सकता है, तो मैं आराम से यहाँ पर ए लिख दूंगा कि इस, मान लेते ये जेथ इंडेक्स था, कि जेथ इंडेक्स पर जो भी कैरेक्टर है उसको मैं ith इंडेक्स में डाल सकता हूँ। मतलब मैंने क्या किया, वर्ड ऑफ आई में मैंने किसको डाल दिया, वर्ड ऑफ जेथ इंडेक्स को डाल दिया, है ना, क्योंकि मैं इससे पूछने आया था कि क्या मैं यहाँ ए लिख सकता हूँ, तो इसने हाँ बोल दिया कि हाँ आप ए लिख सकते हो। बट अभी आपके मन में एक सवाल आएगा, आप बोलोगे यार लेकिन भैया LCP ऑफ आई कॉमा जे जो है, यानी कि LCP ऑफ आई का वैल्यू क्या है 2 है, या फिर LCP ऑफ जे कॉमा आई बोल लो, या LCP ऑफ आई कॉमा जे बोल लो, बात एक ही है। तो LCP ऑफ 0,2 की अगर मैं बात करूँ तो इसका एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर ये देखो 2 है ना, ये रहा। या फिर LCP ऑफ 2,0 लिखो या 0,2 लिखो, बात एक ही है, यहाँ पर देखो इसका वैल्यू भी 2 है, 2,0 का। तो आप बोलोगे ना कि यार भैया आपने तो बस एक कैरेक्टर मैच किया है अभी, है ना, जबकि बात हो रही है ये पूरे सबस्ट्रिंग की, आई से लेकर n-1, और ये सबस्ट्रिंग की बात हो रही है जे से लेकर n-1, तो उसका वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका पहला कैरेक्टर भी इक्वल होगा और ये दूसरा कैरेक्टर भी यहाँ इक्वल होगा। तो आप इसको अभी आपने क्यों नहीं फिल किया बी से, तो मैं बोलूँगा भरूंगा ना, अभी आगे चलते हैं ना, आई को आगे ले जाएंगे तो एक एक कैरेक्टर करके फिल करेंगे, है ना। और हम वेरीफाई भी करेंगे बाद में कि हमने जो यहाँ पर, मान लेते हैं हम यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर डालेंगे आगे जाके, मान लेते हैं मैंने एक्स डाल दिया, फॉर सम रीज़न हमने एक्स डाल दिया, बट हमें वेरीफाई करेंगे कि हमने करेक्ट डाला है कि नहीं, उसकी टेंशन मत लो। ओके, चलो ठीक है, अभी एटलीस्ट मुझे इस कैरेक्टर का तो कॉन्फिडेंस है कि ये कैरेक्टर तो गारंटीड इक्वल होगा इसके, क्योंकि LCP ऑफ 0,2 जो है नॉट इक्वल टू 0 है। चलो बढ़िया, अब आई मेरा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मैं फिर से वही लालच कि भाई मुझे ए भरना है, सबसे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर भरना है, क्यों, क्योंकि मुझे आई वॉन्ट दी लेक्सिकोग्राफिकली की स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। बट फिर से वही सवाल, नहीं यार पहले मुझे पूछना पड़ेगा इससे पहले वाले इंडिसेस से कि यहाँ पर मैं ए भर सकता हूँ कि नहीं, ए नहीं भर पाऊंगा तो बी के लिए पूछूंगा, बी नहीं भर पाऊंगा तो सी के लिए पूछूंगा, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले इससे पूछेंगे, इससे पूछेंगे, है ना।
तो चलो पूछना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो एल सी पी ऑफ जे है कॉमा आई है, इससे मैं पूछ रहा हूँ अभी। तो अभी जे ए है मेरा, कौन सा इंडेक्स है ये, ज़ीरो है, यानी कि एल सी पी ऑफ ज़ीरो कॉमा थ्री है। तो मैं देखूँगा कि कि अगर इस ए को मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ तो ऑब्वियस है सेम करेक्टर है, तो एटलीस्ट उनका एल सी पी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो एल सी पी ऑफ ज़ीरो कॉमा थ्री में देख लेता हूँ क्या है। एल सी पी ऑफ ज़ीरो कॉमा थ्री, अरे यार ज़ीरो है, इसका मतलब यहाँ पर आप ए नहीं लिख सकते हो, है ना। ए नहीं लिख सकते, वरना ए लिखोगे तो दोनों कॉमन हो जाएगा। कॉमन अब क्योंकि आपको नहीं कर सकते, यहाँ पर देखो एल सी पी का वैल्यू ज़ीरो है, मतलब कॉमन नहीं है कैरेक्टर स्टार्टिंग से। कोई बात नहीं, अब मैं जे को बोलूँगा यार इसको छोड़, ए को नहीं ले सकता, आगे देख क्या तू इसको बढ़ सकता है क्या। तो जे इसके पास है, यानी कि इस बार जे मेरा वन है, वन कोमा थ्री। तो मैं देखता हूँ वन कोमा थ्री का वैल्यू वन है, यस। इसका मतलब एटलीस्ट एक करेक्टर तो इक्वल होगा, इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर जो भी करेक्टर है ब्लाइंडली मैं इसको यहाँ डाल दूंगा, क्योंकि ये तो गारंटीड करेक्ट है ना। वर्ड ऑफ आई में किसको डाल दिया मैंने, वर्ड ऑफ जे को, क्योंकि देखो एल सी पी नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया इनका। तो यहाँ पर एक करेक्टर इक्वल मैंने कर दिया, मतलब बी को मैंने कर दिया। अब याद करो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि हम हर बार गारंटीड तरीके से सिर्फ एक कैरेक्टर मैच कर रहे थे। जैसे याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर जब डॉलर था, है ना, और आई यहाँ पर था, इधर आई यहाँ भी डॉलर था, और आपको नहीं पता था कि यहाँ पर क्या भरना है, तो आपने पहले इससे जब सवाल किया तो एल सी पी ऑफ ज़ीरो कोमा टू आपने देखा होगा, मान लेते जे यहाँ पर है, एल सी पी ऑफ ज़ीरो कोमा टू कितना था, टू निकल कर आया था। एल सी पी ऑफ ज़ीरो कोमा टू टू निकल कर आया था। तो याद करो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब यही गारंटीड हो गया कि कुछ तो कॉमन है, तो पहला करेक्टर तो कॉमन हो गई ना। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ पहला करेक्टर कॉन्फिडेंस में लिख दिया कि हाँ एटलीस्ट पहला करेक्टर तो कॉमन होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ तो कॉमन है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, है ना। लेकिन आपके मन में सवाल था कि यार इसका वैल्यू दो है, तो ये भी इक्वल होगा और उसका नेक्स्ट करेक्टर जो है यानी कि ये भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे बी लिख देना चाहिए था, बट हमने उस वक्त नहीं लिखा। बाद में जब हम इटरेट कर रहे हैं, आई जब यहाँ पर है तब हमने इसको फिल किया। तो इसका मतलब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम वेरीफाई करें कि हमने इसको करेक्ट भरा है कि नहीं, क्योंकि हमने इसको बाद में भरा है ना। यहाँ पर हमने बी बाद में भरा है, तो हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये जो फाइनल स्ट्रिंग बन कर आया है मेरा, है ना, ये इस पूरे एलसीपी को ओबे कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो फाइनल स्ट्रिंग बना है हम चेक कर लेंगे कि उससे जो एलसीपी बनेगा एक्चुअली में, क्या वो इस एलसीपी के बराबर है, वो हम लोग देख लेंगे। और मैं आपको अभी सिखा भी दूंगा कि हाउ टू मेक एलसीपी 2D ग्रिड यूजिंग अ स्ट्रिंग, है ना। एक स्ट्रिंग अगर आपको गिवन है और आपको इंटरव्यू में पूछ दे कि यार उसका एलसीपी ग्रिड कैसे बनाओगे, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स ग्रिड कैसे बनाओगे, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनाएंगे। बट इसमें आने से पहले हमने अभी जो ऊपर सीखा है उसमें मैं एक और लास्ट चीज़ आपको बता देता हूँ। जैसे ये जो हम वर्ड को बना रहे थे ना, ये हम जो वर्ड को बना रहे थे, मान लेते हैं कि जो मेरा वर्ड है कुछ ऐसा था, बहुत बड़ा वर्ड था, और हमने यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स फिल कर दिए। मान लेते हैं यहाँ पर ए फिल कर दिए, यहाँ बी फिल कर दिया, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, बहुत सारे कैरेक्टर फिल कर दिए, सारे कैरेक्टर फिल कर लिए। मान लेते सी डी ई एफ डी जेड एक्स वाई सब कैरेक्टर यूज़ कर लिया। अब मैं यहाँ पर हूँ, मान लेते मेरा आई कैरेक्टर यहाँ पर है और मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या फिल करना है, ये डॉलर है मान के चलते हैं। ठीक है, तो फिर से वही करेंगे कि सबसे पहले पूछेंगे या इससे पूछेंगे जेथ पॉइंटर से कि क्या मैं तुमको फिल कर सकता हूँ, तो पता चला नहीं, इसको फिल नहीं कर सकते, तो ये फॉरबिडन हो गया। ठीक है, तो मेरा जो फॉरबिडन वाला एक बोलियन एरे ले लेंगे, 0 1 2 एंड सो ऑन, हर कैरेक्टर 25 तक, ए से लेकर जेड तक का सारे कैरेक्टर का फॉरबिडन वैल्यू इसमें स्टोर्ड है। तो अभी कोई भी फॉरबिडन नहीं है, तो फॉल्स 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 है सभी। ए फॉरबिडन है मान लेते हैं, तो ए का वैल्यू यहाँ पर ट्रू कर दिया मैंने कि ये फॉरबिडन, इसको नहीं यूज़ कर सकते। मान लेते जे पर, जे यहाँ पर आया, मान के चलते ये भी फॉरबिडन है, तो इसका भी, इसको भी मैंने ट्रू मार्क कर दिया। और ऐसा हुआ कि करते 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 आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते
यहाँ तक आप आ गए, आपको सारे कैरेक्टर फॉरबिडन दिख रहे हैं, सभी फॉरबिडन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस डॉलर में आप और कोई कैरेक्टर यूज़ ही नहीं कर सकते, ना ए ना बी ना सी ना डी ना ई, कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि मैं सिंपली यहाँ पर ये चेक कर रहा हूँ कि क्या जो रिजल्ट नहीं, क्या वर्ड ऑफ आई में मैं कोई भी करेक्टर नहीं भर पाया, क्या वो डॉलर का डॉलर ही रह गया। अगर ऐसा है, इसका मतलब मैं वर्ड बना ही नहीं सकता पूरा, तो मैं सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दूंगा। मतलब इम्पॉसिबल है बना पाना, क्योंकि मैंने सारे कैरेक्टर चेक किए, मैं यहाँ पर ना ए भर पा रहा हूँ, ना बी भर पा रहा हूँ, ना सी भर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये केस भी हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर कोई भी कैरेक्टर मैं यहाँ नहीं भर पाया तो मैं रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूंगा, और अगर भर पाया तो अच्छी बात है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग आते हैं ये लास्ट पार्ट में, कि जो मेरा वर्ड बना है फाइनल, हमें उसको क्रॉस वैलिडेट करना पड़ेगा अपने गिवन एलसीपी से, कि भाई वो वैलिड है कि नहीं। या फिर जो मेरा गिवन, जो मैंने वर्ड बनाया है, जो मैंने स्ट्रिंग बनाया है रिजल्ट में, उसका एक एलसीपी क्रिएट करूँगा और देख लूँगा कि वो एलसीपी एग्जैक्टली इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, है ना। दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो मैंने वही वाला स्ट्रिंग ले लिया वर्ड, है ना, जो हमने बनाया, और इससे मुझे एक एलसीपी एरे बनाना है, 2D एरे, और फिर कंपेयर कर लूँगा कि ये एलसीपी 2D एरे एग्जैक्टली इसके बराबर होना चाहिए। तो मैं समझ जाऊँगा कि हमारा जो स्ट्रिंग बना है एकदम करेक्ट बना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो अल्टीमेटली है क्या ना, आपको ये एलसीपी को तो फिल करना है ना, और एलसीपी ऑफ आई कॉमा जे का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बाबा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो कुछ कुछ वैल्यूज़ ना इस ग्रिड में भरना बड़ा आसान है। देखो कैसे, अगर मैं आपको बोलूँ यार एल सी पी ऑफ 0,3 बताओ, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर n-1 वाला जो सबस्ट्रिंग है, मतलब ए बी, और 3 से लेकर n-1 वाला जो सबस्ट्रिंग है, यानी कि सिंपली बी, इन दोनों के बीच का कॉमन प्रीफिक्स बताओ। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली ये करना है कि ये जो कैरेक्टर है n-1 वाला, यानी कि लास्ट इंडेक्स वाला जो कैरेक्टर है, क्या वो बराबर है इसके फर्स्ट इंडेक्स के, है ना। बराबर नहीं है तो ऑब्वियस है यहाँ पर ज़ीरो होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँ कि एल सी पी ऑफ 1,3, ठीक है, तो एल सी पी ऑफ 1 का मतलब, ये 1 का मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर n-1 तक का जो सबस्ट्रिंग है, यानी कि बी ए बी, और इस 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 से लेकर n-1, यानी कि 3 से लेकर 3 तक का जो सबस्ट्रिंग है, यानी कि बी, इन दोनों के बीच का आपको बताना है। ठीक है, तो बस हमें इतना चेक करना है कि ये जो एकमात्र करेक्टर है लास्ट में थर्ड इंडेक्स में, क्या वो इसके पहले करेक्टर के बराबर है। हाँ है, मतलब एक लेंथ का कॉमन प्रीफिक्स है, तो यहाँ पर मैं सिंपली 1 डाल दूंगा। तो देख रहे हो लास्ट कॉलम वाला वैल्यू भरना बड़ा आसान है। ठीक है, तो मैं इसको ही भर देता हूँ। एल सी पी ऑफ 2,3 के लिए बस मुझे क्या देखना है, 2 मतलब 2 से लेकर n-1 तक का सबस्ट्रिंग, यानी कि ए बी, 3 मतलब लास्ट वाला करेक्टर यानी कि बी, क्या ये और ये बराबर है। दोनों का प्रीफिक्स का पहला करेक्टर देखो बराबर नहीं है, तो यहाँ पर आंसर सिंपली 0 होगा। सिमिलरली एल सी पी ऑफ 3,3 देख लेते हैं। एल सी पी ऑफ 3,3 यानी कि ये लास्ट, इसका वैल्यू निकालना है। तो एल सी पी ऑफ 3 मतलब क्या हुआ कि इस 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 से n-1 तक का जो सबस्ट्रिंग यानी कि बी, इस 3 का मतलब क्या हुआ 3 से n-1 तक का जो सबस्ट्रिंग यानी कि बी, दोनों इक्वल है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आंसर मेरा 1 होगा। ठीक है, तो देख रहे हो हमने लास्ट कॉलम बड़े आसानी से भर लिया, इसको मैं अलग से फॉर लूप ला के भर भी सकता हूँ। इसी तरह लास्ट रो को भी भरना बड़ा आसान है, देखो कैसे, मैं दिखा देता हूँ। एल सी पी ऑफ लास्ट रो मतलब क्या हुआ n-1th रो, यानी कि n-1th यानी कि थर्ड रो और कॉलम 0। सिमिलरली एल सी पी ऑफ थर्ड रो कॉलम 1, एल सी पी ऑफ थर्ड रो कॉलम 2, एल सी पी ऑफ थर्ड रो कॉलम 3। बड़ा आसान है इसको भरना, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक भर के दिखा देता हूँ। जैसे ये देखो एल सी पी ऑफ 3,0 का मतलब क्या हुआ, इस 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 से लेकर n-1 तक का सबस्ट्रिंग, तो 3 से लेकर n-1 तो खुद 3 थर्ड इंडेक्स है यानी कि बी हुआ। ये 0 का मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर n-1 तक का सबस्ट्रिंग यानी कि ए बी हुआ। अब इन दोनों सबस्ट्रिंग को देखो, पहला कैरेक्टर कंपेयर कर लो बस, क्योंकि ये जो एल सी पी जो 3 है मतलब एक ही करेक्टर है ना, लास्ट वाला करेक्टर की बात हो रही है, तो ये इसका प्रीफिक्स और इसका प्रीफिक्स दोनों इक्वल नहीं है, तो 0 होगा, यानी कि एल सी पी ऑफ 3,0 यहाँ पर 0 ही होगा। यहाँ मैं 0 डाल देता हूँ।
सिमिलरली अब इसको इस पर आते हैं, LCP ऑफ 3,1। 3 मतलब ये बी हो गया, 1 मतलब BAB हो गया, 1 से जो प्रीफिक्स बन रहा है। और वैसे पहला कैरेक्टर इक्वल है तो यहाँ पर 1 होगा। सिमिलरली LCP ऑफ 3,2 देख लो, ये बी हो जाएगा। और 2 मतलब इंडेक्स 2 से जो सबस्ट्रिंग बन रहा है AB, दोनों का पहला कैरेक्टर इक्वल नहीं है, मतलब ये वैल्यू 0 होगा। लास्ट वाला है LCP ऑफ 3,3, जो कि ऑलरेडी हमने निकाल दिया, तो ये 1 होगा। ठीक है, तो ये लास्ट कॉलम और लास्ट रो बड़ा आसानी से फिल हो जाएगा। अब देखो, मैं कोई भी रैंडम यहाँ पर सेल ले लेता हूँ। मान लेते हैं मुझे इसका निकालना है, 1,2 का निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, मुझे किसका निकालना है, LCP ऑफ 1,2 है, इसका निकालना है। तो पहले देखते हैं LCP, ये जो 1 है इसका मतलब क्या हुआ, इंडेक्स 1 से लेकर जो n-1 तक का सबस्ट्रिंग है, यानी कि BAB की बात हो रही है, BAB। और ये इंडेक्स नंबर, ये जो 2 है, 2 का मतलब क्या हुआ, इंडेक्स नंबर 2 से लेकर जो सबस्ट्रिंग है, यानी कि AB की बात हो रही है। तो यहाँ लिख देता हूँ AB। मुझे इन दोनों का लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स चाहिए। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर तो पहला कैरेक्टर भी है और उसके बाद भी कुछ कैरेक्टर्स है, तो उनको भी तो कंपेयर करना पड़ेगा। बट इस केस में अगर आप देखो तो पहला ही कैरेक्टर डिफरेंट है ना। पहला ही कैरेक्टर अगर डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा जो LCP होगा सिंपली 1 एंड 2, LCP ऑफ 1,2 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये मैंने 0 कर दिया। व्हाट इफ़, अगर आप तो आगे देखो, यहाँ पर पहला ही करेक्ट अगर 0 है तो LCP 0 है, तो आगे का चेक करने का ज़रूरत भी नहीं है ना। लेकिन अगर मान लेते हैं आपको निकालना पड़ता है LCP ऑफ 0,2। ठीक है, तो पहले तो लिख देते हैं कि LCP ऑफ 0,2 का मतलब क्या हुआ। 0 मतलब हुआ कि इंडेक्स नंबर 0 से लेकर पूरा स्ट्रिंग, यानी कि AB। और इंडेक्स नंबर 2 का मतलब हुआ 2 से लेकर पूरा स्ट्रिंग, यानी कि AB। ओके, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो पहला कैरेक्टर इक्वल है, उसके बाद के कैरेक्टर भी हमें चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो पहला कैरेक्टर इक्वल है ना यहाँ पर, तो एक एक करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, अगर आपने बस पहला कैरेक्टर चेक कर लिया ना, कि देखो ये और ये, यानी कि ये अगर I है और ये अगर J है, तो जो मेरा वर्ड है, वर्ड ऑफ I इज इक्वल टू वर्ड ऑफ J है क्या। अगर इक्वल नहीं होता तब तो कुछ नहीं करते, डायरेक्टली 0 असाइन कर देते, बट यहाँ पर इक्वल है। तो पता है मैं क्या करूँगा, सिंस ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों का मतलब एक कैरेक्टर तो एक एक लेंथ तो आ गया ना, यानी कि 1 तो आ गया, कि मुझे कॉमन प्रीफिक्स का लेंथ ही तो निकालना है, तो 1 तो आ गया कॉमन। ये A है, ये है, दोनों कॉमन है, लेंथ कितना मिल गया, 1। प्लस अब देखो ध्यान दो, इसके बाद जो रिमेनिंग है, हमें इससे भी तो, इसका भी तो आंसर चाहिए। तो पता है अगर आप नोटिस करो, ये जो BAB और जो B है ना, ये एक्चुअली में क्या है देखो तो, BAB और जो B यहाँ पर दिख रहा है आपको, BAB और BA, पता है ये क्या है, ये है इंडेक्स नंबर 1, 2, 3, और ये है इंडेक्स नंबर 3। अब आपको इसका निकालना है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, है ना, और आप उसको ये 1 प्लस में उसको ऐड कर दोगे। तो ये नोटिस करो, तो ये क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हो, LCP ऑफ 1,3। LCP ऑफ 1,3 आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, ये देखो 1,3 का आंसर आप ऑलरेडी निकाल रखा है। तो यहाँ पर आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर लो, 1 प्लस LCP ऑफ 1,3। तो देखा जाए तो पता है ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट बॉटम अप DP, मतलब ऑलरेडी सॉल्व्ड प्रॉब्लम से आप बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हो, है ना। आपको इतने बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए था, आपने इसको छोटे प्रॉब्लम में तोड़ लिया, पहले कैरेक्टर को बस कंपेयर किया और रिमेनिंग का आंसर आपने ऑलरेडी स्टोर्ड आंसर से निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि LCP ऑफ I, J अगर मुझे निकालना हुआ, तो I का मतलब क्या हुआ, मैं लिख देता हूँ। I का मतलब हुआ इंडेक्स नंबर I से लेकर n-1 तक का सबस्ट्रिंग, J का मतलब हुआ J से लेकर n-1 तक का सबस्ट्रिंग। तो मैं सिंपली यहाँ पर ये चेक करूँगा कि जो मेरा वर्ड है, वर्ड ऑफ I, अगर वो नॉट इक्वल टू वर्ड ऑफ J होता है, तब तो कॉमन प्रीफिक्स, तब तो LCP ऑफ I, J 0 होगा। और अगर इक्वल हुआ वर्ड ऑफ I इज इक्वल टू अगर वर्ड ऑफ J निकल के आ गया,
तो मतलब पहला कैरेक्टर इक्वल है दोनों का, तो उसका लिए मैंने 1 ऐड कर दिया, यानी कि एल सी पी ऑफ आई कॉमा जे विल बी इक्वल टू 1 तो ऐड कर दिया, क्योंकि पहला कैरेक्टर देखो दोनों का इक्वल है। लेकिन उसके बाद का जो कैरेक्टर से कंपैरिजन है वो मैं डीपी से निकाल लूँगा, डीपी एरे जो है मेरा, सॉरी एल सी पी एरे से निकाल लूँगा, एल सी पी ऑफ आई प्लस वन जे प्लस वन। यहाँ पर एग्जैक्टली हमने वही किया ना, ये देखो, ये मेरा इंडेक्स नंबर 1 0 1 2 3 था, ये इंडेक्स नंबर 2 3 था। मुझे इंडेक्स नंबर 0 और इंडेक्स नंबर 2 मैच दिख गया, तो और उसके बाद रिमेनिंग क्या बचा, 1 2 3 और 3, यानी कि आई प्लस वन से लेकर आई प्लस वन कॉमा जे प्लस वन। तो यहाँ मैंने बस वही किया है, एंड दिस इज़ नथिंग बट अ नॉर्मल डीपी। और फ्यूचर में अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछता है कि यार एलसीपी निकाल के दिखाओ, तो आप उसका आराम से बॉटम अप डीपी लिख सकते हो, और ये कुछ नहीं, ये बॉटम अप डीपी है जो मैंने आपको दिखाया है। और यहाँ पर आपको मैं एक होमवर्क भी दे रहा हूँ कि आपको इसका रिकर्शन भी खुद से लिखना है, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन होगा रिकर्शन का। अगर आपसे बन गया तो आप आराम से इसको कमेंट में डाल देना, बाकी लोगों को हेल्प हो जाएगी। बट दिस इज़ नथिंग बट अ बॉटम अप, ठीक है। तो इसी का इस्तेमाल करके देखो एलसीपी एरे हम फिल करते जाएंगे, है ना। ये क्लियर हो गया। तो एलसीपी का अगर आप मैं आपको कोड दिखाऊं तो इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि यार पहला स्टेप क्या था कि फिल n-1 कॉलम, है ना, बहुत सिंपल है। दूसरा फिल n-1 वाला रो भर दो, ये मैंने आपको ऊपर दिखाया। उसके बाद जो एलसीपी का रिमेनिंग सेल्स है उनको फिल करो, ठीक है। और आपको एक चीज़ क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर आप नोटिस करो, एल सी पी ऑफ आई कॉमा जे निकालने के लिए आपको एल सी पी ऑफ आई प्लस वन और जे प्लस वन पता होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर देखो, मान लेते हैं अगर आपका आई ये है और जे ये है, एल सी पी ऑफ 0 2, तो पहले तो हम ये देखें कि जो जी आईएथ कैरेक्टर और जेथ कैरेक्टर इक्वल है कि नहीं। यहाँ पर वही चेक कर रहे हैं, आयत करेक्टर और जेथ करेक्टर इक्वल है कि नहीं। अगर है तो 1 तो ऐड हो जाएगा उसका, प्लस एल सी पी ऑफ आई प्लस वन और जे प्लस वन। तो एल सी पी ऑफ आई प्लस वन और जे प्लस वन कौन है, देखो तो आई प्लस वन ये हो गया, आई प्लस वन और जे प्लस वन ये हो गया। तो देख रहे हो बाद का इंडेक्स, आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर देखो ये 1 था और एल सी पी ऑफ आई प्लस वन जे प्लस वन 1 था, 1 + 1 2 हो गया, यानी कि एल सी पी ऑफ 0 2 यहाँ पर एक्चुअली में 2 होगा, ओके। तो यहाँ पर मैं वही करूँगा कि मुझे अगर फ्यूचर के इंडेक्स से आंसर निकालना है ना, ये अगर आई प्लस आई कॉमा जे है, मुझे आई प्लस वन और जे प्लस वन पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, उल्टा भरूँगा अपने डी पी एरे को। फॉर n-1 i इज इक्वल टू n-1, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, ठीक है। n-1 तो हमने ऑलरेडी भर दिया, तो n-2 से स्टार्ट कर लेते हैं। n-1 तो हमने भर ही रखा है। फॉर j इज इक्वल टू n-2, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, j माइनस माइनस। इसके बाद तो बस सिंपल कि देख लो भाई, अगर वर्ड ऑफ आई इज इक्वल टू वर्ड ऑफ जे है, अगर दोनों इक्वल है तब एल सी पी ऑफ आई कॉमा जे विल बी इक्वल टू, जो कैरेक्टर इक्वल है उसका लेंथ 1 ऐड हो गया, उसके बाद का आंसर ये मेरा टेक केयर कर लेगा, रिमेनिंग जो स्ट्रिंग है आई प्लस वन जे प्लस वन। और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तब तो आंख बंद करके एल सी पी ऑफ आई कॉमा जे 0 होगा, क्योंकि पहला कैरेक्टर ही मैच नहीं कर रहा है। दैट्स इट, ये हमारा एल सी पी रेडी हो गया। और ये जो एल सी पी रेडी हुआ, मैं कंपेयर कर लूँगा जो मेरा गिवन इनपुट में जो एल सी पी था, दोनों बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो स्ट्रिंग बनाया ना, वर्ड, हमने जो वर्ड बनाया वो एग्जैक्टली ओबे कर रहा है इनपुट वाले एलसीपी को, क्योंकि इस वर्ड से जो मैंने एलसीपी बनाया है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है इनपुट वाले एलसीपी से। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आई थिंक अब हम कोड करने के लिए रेडी हैं, और वहीं पर हम टाइमर स्पेस कोड कर लेते हैं। सबसे पहले n इज इक्वल टू एल सी पी डॉट साइज निकालिए। यही n मेरा क्या होगा, स्ट्रिंग जो मैं बनाने वाला हूँ उसका लेंथ होगा। तो स्ट्रिंग ऑफ वर्ड ले लिया मैंने, स्ट्रिंग वर्ड,
और इसका लेंथ n होगा। और अभी मैंने स्टार्टिंग में इसमें डॉलर डाल दिया है क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि क्या कैरेक्टर्स डालना है मुझे। तो चलो एक एक करके फिल करते हैं। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n, i प्लस प्लस, है ना। इस वर्ड को मैं फिल करूँगा एक एक करके, सारे इंडेक्स फिल करूँगा। और किसकी मदद से फिल करूँगा? या जो मेरा एल सी पी एरे दे रखा है उसकी मदद से फिल करूँगा। तो मेरा तो हमेशा मन यही करेगा कि वर्ड ऑफ आई में मैं सिंपली ए डाल दूँ लालच में, क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर चाहिए। बट मुझे चेक करना पड़ेगा कि इससे पहले जो इंडिसेस थे, यानी कि जे इज इक्वल टू 0 से लेकर जे लेस देन आई, जितने भी इंडिसेस थे इससे पहले वाले, क्या वो लोग अग्री करते हैं यहाँ पर? अगर मैं वर्ड ऑफ आई में ए रखूँ, ए नहीं रख पाऊँगा तो बी चेक करूँगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मुझे चेक करना पड़ेगा कि इफ़ एल सी पी ऑफ आई, सॉरी, जेथ इंडेक्स ith इंडेक्स, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि भाई एटलीस्ट एक कैरेक्टर तो इक्वल होने ही वाला है। तो वर्ड ऑफ आई में मैं एग्जैक्टली वर्ड ऑफ जे को ही डाल दूंगा। ओके, और सिंस हमने डाल दिया तो यहाँ से ब्रेक कर जाओ, क्योंकि हमने उसका निकाल लिया है कि वहाँ पर कौन सा कैरेक्टर डालना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कोई कैरेक्टर नहीं मिलता जो मैं डाल सकूं इंडेक्स नंबर आई पर। तो यहाँ पे मैं चेक लगा के देख लेता हूँ कि इफ़ वर्ड ऑफ आई, क्या मेरा डॉलर ही रह गया? मतलब मैंने इसमें कोई कैरेक्टर अभी तक असाइन नहीं कर पाया। आई से पहले जितने भी इंडिसेस है मैंने उनसे चेक किया, किसी को मैं असाइन नहीं कर पाया। तो अब मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको मैं असाइन नहीं कर सकता। उनके अलावा जो सबसे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर अल्फ़ाबेट में अवेलेबल है उसको असाइन करूँगा। तो उसके लिए मैंने बोला था कि जो कैरेक्टर को यूज़ नहीं कर सकते हैं उनका फॉरबिडन वैल्यू मैं ट्रू मार्क कर दूंगा, है ना। और यहाँ पर 26 कर देते हैं इसको। टोटल 26 अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स हैं। तो एक एक करके चेक करते हैं कौन कौन से कैरेक्टर जिनको यूज़ नहीं कर सकते। इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज़ लेस देन आई, जे प्लस प्लस, याद है ना। इंडेक्स आई से पहले जो जो कैरेक्टर थे जिनको मैं असाइन नहीं कर सकता, उसके लिए मैं फॉरबिडन वैल्यू ट्रू कर दूंगा। तो इफ़ एल सी पी ऑफ जे कॉमा आई अगर 0 था, इसका मतलब मैं जो कैरेक्टर जो है जेथ इंडेक्स में, उसको मैं यहाँ पर फॉरबिडन में ट्रू मार्क कर दूंगा, क्योंकि उसको मैं वर्ड ऑफ आई में नहीं डाल सकता। तो फॉरबिडन ऑफ वर्ड ऑफ जे माइनस ए करेंगे तो उसका इंडेक्स निकल कर आ जाएगा, इज इक्वल टू ट्रू मार्क कर दो कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा, मैं सबसे पहला कैरेक्टर ढूंढूंगा ए कॉमा बी कॉमा सी एंड सो ऑन, जो फॉरबिडन नहीं है। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 26, आई प्लस प्लस, इफ़ फॉरबिडन ऑफ आई इज इक्वल टू फॉल्स है, मतलब वो फॉरबिडन नहीं है और सबसे पहला कैरेक्टर है जो फॉरबिडन नहीं है, तो मैं इसको असाइन कर दूंगा अपने वर्ड ऑफ आई में। इस कैरेक्टर को असाइन कर दूंगा, इस आईएथ कैरेक्टर को। ठीक है, यहाँ पर आई इंडेक्स नहीं यूज़ करते, कुछ और यूज़ कर लेते हैं। इंट आई डी एक्स यूज़ कर लेते हैं। आई डी एक्स, आई डी एक्स, आई डी एक्स, आई डी एक्स, नहीं सॉरी, यहाँ पर तो आई कर सकते हैं। वर्ड ऑफ आई, क्योंकि मुझे वर्ड ऑफ आई ही तो फिल करना है। तो वर्ड ऑफ आई में मैं कौन से कैरेक्टर फिल करूँगा? ये इंडेक्स जिस कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा होगा, आई डी एक्स को पॉइंट कर रहा होगा, बट मुझे कैरेक्टर चाहिए तो उसमें प्लस ए ऐड करोगे तो कैरेक्टर मिल जाएगा आपको। और आपको मिल गया तो यहाँ पर से आप ब्रेक कर जाओ। ठीक है, और जैसे ही ब्रेक करके यहाँ पर आप बाहर निकलोगे तो सिंपली चेक कर लो कि इफ़ अगर आपने वर्ड ऑफ आई में कोई भी कैरेक्टर असाइन नहीं कर पाया अभी भी, तब तो भाई इसका मतलब ये इम्पॉसिबल है, आप इसको असाइन ही नहीं कर पाए तो एम्प्टी स्ट्रिंग भेज दो, है ना। वी कुड नेवर फिल वर्ड ऑफ आई, तो आंसर एम्प्टी होगा, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये वाला सबसे इम्पॉर्टेंट था, स्टार्टिंग वाला पार्ट। इसकी मदद से हमने वर्ड बना लिया, बट हमें वैलिडेट भी करना है वर्ड को। तो मैं सिंपल सा एक फंक्शन लिखूँगा, चेक एल सी पी नाम का एक फंक्शन लिख देता हूँ, और उसमें अपना वर्ड भेज दूंगा। वो मुझे जो एल सी पी निकाल कर देगा वो एग्जैक्टली इनपुट वाले एल सी पी के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हुआ
तो मेरा वर्ड करेक्ट है, मैं इसी वर्ड को भेज दूंगा, नहीं तो एम्प्टी स्ट्रिंग भेज दूंगा। ओके, अब मेरा लास्ट बचता है चेक एलसीपी वाला फंक्शन। चेक एलसीपी क्या पास करेगा, जो नया एलसीपी मैंने बनाया है वो पास करेगा चेक एलसीपी। इसमें मैं स्ट्रिंग एंड वर्ड पास कर रहा हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इंट n इज इक्वल टू वर्ड डॉट लेंथ और वेक्टर ऑफ इंट एलसीपी, नया एलसीपी मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर। n वेक्टर ऑफ इंट n, स्टार्टिंग में सभी का वैल्यू 0 है। तो देखो ये प्रॉब्लम हार्ड इसीलिए था क्योंकि इसमें एक और कंसेप्ट छिपा हुआ था। आपको एलसीपी के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे निकलता है। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, हर एक रो का i लेस देन n, i प्लस प्लस, हर एक रो का लास्ट कॉलम मुझे फिल करना ऑलरेडी आता है। तो एल सी पी ऑफ आई कॉमा एन माइनस वन, एन माइनस वन मेरा लास्ट कॉलम है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, मैं सिंपली ये चेक करूँगा कि वर्ड का ith करेक्टर क्या वो बराबर है वर्ड का n माइनस वनथ करेक्टर के, और n माइनस वन बस एक सिंगल करेक्टर है, उसी को मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ। अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो इसका मतलब एक कॉमन प्रीफिक्स है दोनों में, और नहीं हुआ तो ज़ीरो होगा। ठीक है, सिमिलरली j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस, n माइनस वनथ रो भी आप आराम से फिल कर सकते हो फॉर एवरी कॉलम। यहाँ पर बस आप क्या चेक करोगे, देखो कि n माइनस वनथ में जो कैरेक्टर है क्या वो वर्ड ऑफ j के बराबर है कि नहीं, है ना। अगर बराबर है तो यहाँ पर 1 होगा, नहीं तो 0। ठीक है, अब मैं बाकी सेल्स को फिल करने के लिए रेडी हूँ। i इज इक्वल टू n माइनस टू, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस, फॉर इंट j इज इक्वल टू n माइनस टू, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, j माइनस माइनस। इफ वर्ड ऑफ i इज इक्वल टू वर्ड ऑफ j निकल कर आ गया, इसका मतलब ये पहला करेक्टर तो इक्वल होगा ith और jth करेक्टर, तो एल सी पी ऑफ i कॉमा j विल बी इक्वल टू 1 तो हो ही जाएगा, प्लस एल सी पी ऑफ i प्लस 1, जो रिमेनिंग है उसका निकाल लो आगे वाले ऑलरेडी सॉल्व प्रॉब्लम से। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स ऑफ एल सी पी ऑफ i कॉमा j विल बी इक्वल टू 0। लास्ट में बस कुछ नहीं, ये वाला एल सी पी रिटर्न कर देना, और ये एलसीपी इससे मैं कंपेयर कर लूँगा। एग्जैक्टली इक्वल आया तो मेरा वर्ड करेक्ट था, नहीं आया तो एम्प्टी था। रन करके देखते हैं एक बार। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। टाइम कंप्लीटली देख लेते हैं। यहाँ पर ओ ऑफ एन टाइम बाहर वाला फॉर लूप चल रहा है, अंदर भी देखो 0 से i तक ही चल रहा है, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर तो हो गया साफ साफ। यहाँ पर भी ओ ऑफ एन चल रहा है, यहाँ पर 26 टाइम्स चल रहा है फॉर लूप, तो दिस इज़ फाइन। बट ये एक्चुअली में पूरा का पूरा ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम चल रहा है, और यहाँ पर चेक एल सी पी भी जो है वो भी ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम चल रहा है, ये देखो। तो हमारा ओवरऑल टाइम कम्प्लीटिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर है, और स्पेस कम्प्लीटिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर है, क्योंकि हमने एक 2D अरे यहाँ पर लिया है। बॉटम अप का कोड है ये, सिंपल एल सी पी निकालने का। और आपका होमवर्क याद रखना है, ये जो मैंने यहाँ पर किया है ये बॉटम अप है, आपको रिकर्शन खुद से लिखना है ना। और अगर आप चाहो तो ये अलग से जो एलसीपी मैंने वेक्टर निकाला ना, बिना इसके निकाले भी कर सकते हो, क्योंकि देखो आपको अपना वर्ड मिल चुका है, इस वर्ड को आप एग्जिस्टिंग एलसीपी के अगेंस्ट कंपेयर कर लो ना। जो लॉजिक आपने यहाँ एलसीपी निकालने में लगाया है वही सेम लॉजिक आप वहाँ भी लगा सकते हो। बट मैंने यहाँ पर अलग से आपको एलसीपी निकालना क्यों सिखाया, ताकि आपको एक और प्रॉब्लम आपको आ जाए कि अगर आपको कोई एक स्ट्रिंग दे दिया जाए और आपको एलसीपी वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालोगे। ठीक है, बट मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि बिना ये एलसीपी वेक्टर बनाए भी हम चेक कर सकते हैं। ये देखो, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको पूरा का पूरा ये वाला हटा देते हैं। मतलब मैं अगर मुझे मान लेते नहीं बनाने का मन हुआ, एग्जिस्टिंग जो एलसीपी है वो मैं भेज दूंगा यहाँ पर एलसीपी, ठीक है, और वहीं पर कंपेयर कर लूँगा और बता दूंगा कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। बूलियन अगर यहाँ से ट्रू आ गया तो मेरा वर्ड इज़ फाइन, यही मेरा आंसर होगा। ट्रू नहीं आया तो एम्प्टी भेज दूंगा। तो अब देखो यहाँ पर देखो सब कुछ सेम रहेगा, बस हल्का सा लॉजिक यहाँ पर चेंज करेंगे। इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। देखो हमें पता है कि वर्ड ऑफ आई अगर नॉट इक्वल टू वर्ड ऑफ जे है ना। जैसे यहाँ पर देखो वर्ड ऑफ आई अगर इज इक्वल टू वर्ड ऑफ सॉरी जे नहीं, वर्ड ऑफ एन माइनस वन है यहाँ पर, तो आंसर मेरा 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर लेकिन अगर वर्ड ऑफ आई नॉट इक्वल टू वर्ड ऑफ एन माइनस वन है तो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कि एल सी पी में 0 है भी कि नहीं। इफ़ एल सी पी ऑफ आई
कॉमा n माइनस वन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हुआ, तब तो रिटर्न फॉल्स कर दो कि भाई यहाँ ज़ीरो होना चाहिए बट ज़ीरो नहीं है। ओके, देख लो मैं इसी का लॉजिक यूज़ करके ये वाला कंडीशन लिख रहा हूँ। एल्स अगर वर्ड ऑफ आई इक्वल टू वर्ड ऑफ n माइनस वन निकल गया तो हमें चेक करना है कि एल सी पी ऑफ आई कॉमा एन माइनस वन अगर नॉट इक्वल टू वन हुआ, देखो उस केस में वन होना चाहिए था अगर दोनों इक्वल है ना, बट अगर वन नहीं हुआ तो तब रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ओके, सिमिलरली यहाँ पर मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर चेक लगा देता हूँ। इफ़ वर्ड ऑफ n माइनस वन को कंपेयर कर रहे हैं किससे, वर्ड ऑफ जे से, वर्ड ऑफ जे से, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होता है तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए था, ज़ीरो होना चाहिए था, बट अगर ज़ीरो नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स कर दो। एल सी पी ऑफ n माइनस वन जे, अगर नहीं हुआ ज़ीरो के बराबर तो रिटर्न फॉल्स कर दो। एल्स अगर दोनों इक्वल है दोनों कैरेक्टर तो आंसर वन होना चाहिए, बट अगर वन नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स कर दो। एल सी पी ऑफ n माइनस वन कॉमा जे नॉट इक्वल टू वन तो रिटर्न फॉल्स कर दो। देख रहे हो, ये लॉजिक यूज़ करके मैं बस उसी को यहाँ पर फ्रेम कर दे रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ कर सकता हूँ कि अगर इसको मैं हटा देता हूँ, इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो, इफ़ वर्ड ऑफ आई इज इक्वल टू वर्ड ऑफ जे है, तो अगर ऐसा है तो आंसर क्या होना चाहिए, देखो तो एल सी पी ऑफ आई मस्ट बी इक्वल टू वन प्लस एल सी पी ऑफ आई प्लस वन जे प्लस वन। तो मैं चेक कर लूँगा, इफ़ एल सी पी ऑफ आई कॉमा जे इज़ नॉट इक्वल टू वन प्लस एल सी पी ऑफ आई प्लस वन जे प्लस वन, तब मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, और एल्स वाला केस क्या था कि एल सी पी मेरा ज़ीरो होना चाहिए, तो मैं चेक कर लूँगा कि अगर एल सी पी मेरा, इफ़ एल सी पी ऑफ आई कॉमा जे नॉट इक्वल टू ज़ीरो हुआ तब मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, और कहीं पर भी रिटर्न फॉल्स नहीं करा हमने तो लास्ट में रिटर्न यहाँ पर ट्रू कर दूंगा। तो देख रहे हो, ये भी एक तरीका था, बट मैंने क्यों आपको एलसीपी निकालना सिखाया, क्योंकि ताकि आपको वो भी आ जाए, है ना, अलग से, वो भी एक खुद में प्रॉब्लम है, तभी तो ये हार्ड मार्क था, खुद में ही एलसीपी निकालना भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। कोई भी डाउट होता है रीजन इन द कमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।